इस वीडियो में आप यह देखेंगे कि कहाँ हेल्पिंग वर्ब अपना अर्थ देता है और कहाँ अर्थ नहीं देता है, अर्थात हेल्पिंग वर्ब कब अर्थपूर्ण होगा और कब अर्थहीन हो जाता है। जैसा आप जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब के शब्दों की संख्या 24 है, जो इज एम आर से लेकर के उठ तक जाता है। तो इसमें यह देखना है कि इन 24 शब्दों में से जब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करते हैं, तब यह कहाँ अर्थ देगा और कहाँ अर्थ नहीं देगा। तो इसके लिए यहाँ सूत्र लिखा हुआ है, अर्थपूर्ण तब होगा जब वाक्य में पहले से कोई हेल्पिंग वर्ब मौजूद है तो वो अर्थपूर्ण हो जाएगा। परंतु यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है और सेंटेंस चेंज करने के लिए यदि अलग से हेल्पिंग वर्ब लिया गया है तो वाक्य में अलग से लिया गया इस सेंस में वो अर्थहीन हो जाता है। वो किस तरह से? तो सबसे पहले मैं आपको अर्थपूर्ण तरीके को दिखा रहा हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं, लिखा हुआ है ही इज़ नॉट ईटिंग ए मैंगो। तो फिर यहाँ पर इज़ हेल्पिंग वर्ब है और इसने अपना अर्थ दिया है का। क्यों? क्योंकि इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में पहले से ही इज़ मौजूद है और यह इज़ कोई अलग से नहीं लिया गया है, और इसी ही इज़ ईटिंग ए मैंगो का यह निगेटिव रूप है। तो इस तरह से इज़ पहले से ही मौजूद है इसमें, तो इसलिए यह अपना अर्थ दे रहा है, अर्थात ही इज़ नॉट ईटिंग ए मैंगो बराबर वह आम नहीं खा रहा है। परंतु यदि वाक्य के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है तो ऐसे हेल्पिंग वर्ब का हिंदी अर्थ नहीं लगता है। वो किस तरह से? पहले आप उदाहरण को देखें। जैसे लिखा हुआ है ही इट्स ए मैंगो। अब इस अफर्मेटिव है और इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में एक ही वर्ब आया है इट्स, और इट्स फुल वर्ब है। तो और यदि इस सेंटेंस का नेगेटिव बनाया जाए, जैसा कि बना हुआ है ही डज़ नॉट ईट ए मैंगो, तो यह डज़ इसके अफर्मेटिव में नहीं था, नहीं है, इसे अलग से यहाँ रखा गया है। तो अलग से आने पर इस डज़ का अर्थ नहीं लगेगा, इसमें इसका अर्थ लगेगा क्योंकि यह पहले से ही अफर्मेटिव में मौजूद है। लेकिन यहाँ डज़ का अर्थ हेल्पिंग वर्ब है, इसका अर्थ नहीं लगेगा क्योंकि अफर्मेटिव में यह मौजूद नहीं है, पहले से मौजूद नहीं है। तो इस तरह से ही डज़ नॉट ईट ए मैंगो का यदि अर्थ ज्ञात किया जाए तो इसका अर्थ लगेगा वह आम नहीं खाता है। तो वह के लिए ही हुआ और आम के लिए ए मैंगो, नहीं के लिए नॉट, और ईट बराबर खाता है। ये ईट बराबर नहीं हुआ, इसमें यह डज़ जो है, मैंने ये पहले भी कहा है कि यह डज़ अर्थ तो नहीं देगा परंतु अपने फॉर्म का अर्थ जो रूप है ईट को प्रदान करेगा। तो यह 5वां फॉर्म है, एस या ई एस V5 है, तो ईट को एस या ई एस प्रदान करेगा। तो ईट में एस लगने से अब यह ईट्स हो गया और ईट्स का हिंदी अर्थ खाता है हो जाता है। तो इस तरह से इससे यह निष्कर्ष निकला कि वाक्य में अफर्मेटिव सेंटेंस में यदि पहले से ही हेल्पिंग वर्ब हैं तो वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में अपना अर्थ देगा। परंतु यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में पहले से हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है और उसे अलग से कोई हेल्पिंग वर्ब लिया गया सेंटेंस को चेंज करने के लिए, नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो इस सेंस में वह अपना अर्थ नहीं देगा। वह सिर्फ वाक्य के फुल वर्ब को अपने टेंस का अर्थ सपोर्ट करेगा। जैसे हेल्पिंग वर्ब
यदि डू है तो फुल वर्ब को V1 का क्षमता प्रदान करेगा गो, माना कि यदि फुल वर्ब गो है तो। यदि डज है तो V5 सपोर्ट करेगा, जैसे फुल वर्ब को गोज के सेंस में लाएगा। और यदि डीड है तो फिर फुल वर्ब गो को वेंट फॉर्म में लाकर खड़ा करेगा। अर्थात यह हुआ कि वाक्य में आप नीचे देख सकते हैं, वाक्य में डू डज डीड के आने पर फुल वर्ब वर्ब 1 में ट्रांसफ़र कर जाता है। इसका दूसरा मतलब यह भी हुआ कि यदि किसी वाक्य में V2 लगा हुआ है, अगर डीड आया है तो उसे V1 में ट्रांसफ़र कर देगा। अगर किसी वाक्य में V5 है, गोज है अफर्मेटिव में, अगर डज आ गया तो इसे गो में ट्रांसफ़र अर्थात V1 में ट्रांसफ़र कर देगा। और डू है तो फुल वर्ब को गो में अर्थात V1 में ट्रांसफ़र कर देगा। और एक इम्पोर्टेंट बातों को आप यहाँ देखें कि जैसे ही डज़ नॉट ईट ए मैंगो में यदि डज़ का अर्थ लगाया जाएगा तो वो अर्थ गलत हो जाएगा। जैसे डज़ का अर्थ लगाने पर ही डज़, तो डज़ मीन्स वह करता है, और नॉट ईट नहीं खाता है, तो ही डज़ नॉट ईट ए मैंगो अगर इस तरह से लगाया जाएगा तो फिर हो जाएगा वह करता है नहीं खाता है, यह तो कोई अर्थ ही नहीं हो सका। तो इस तरह से ऐसे वाक्यों में डज़ का अर्थहीन रहना ही उचित है। और इसमें कुछ उदाहरण को दिखाया गया है, आप इसे देखें। जैसे राम डज नॉट राइट द लेटर बराबर राम पत्र नहीं लिखता है, डज अपना अर्थ नहीं दिया है, राइट को SIS वो अपना अर्थ प्रदान कर रहा है, क्योंकि डज अलग से आया है इसलिए। परंतु इस वाक्य में पहले से ही इस मौजूद है अफर्मेटिव में। राम इज़ नॉट राइटिंग द लेटर बराबर राम पत्र नहीं लिख रहा है, इसलिए इसका यहाँ अर्थ है लगा, परंतु इसमें डज का कोई अर्थ नहीं लगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डज राम राइट द लेटर, डज अर्थ नहीं दे रहा है लेकिन राइट को अपना अर्थ सपोर्ट कर रहा है। तो इस तरह से क्या राम पत्र लिखता है, डज मीन्स करता है, यह कोई अर्थ नहीं दिया। हेल्पिंग वर्ब है, ये माइनस हो गया। परंतु इज राम राइटिंग द लेटर में इज अपना अर्थ दे रहा है, क्या राम पत्र लिख रहा है, यहाँ इस बराबर है, हेल्पिंग वर्ब है, परंतु यह पहले से ही अफर्मेटिव में मौजूद था। ठीक इसी तरह से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में भी होता है। जैसे डू यू नॉट राइट द लेटर बराबर क्या तुम पत्र नहीं लिखते हो, डू हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, अर्थ नहीं दे रहा है या अपना V1 राइट को सपोर्ट कर रहा है। यह डू अलग से है, परंतु यह अलग से नहीं है। आर यू नॉट राइटिंग द लेटर इसका अफर्मेटिव में पहले से ही था, जैसे यू आर नॉट राइटिंग द लेटर। तो इस सेंस में क्या तुम पत्र नहीं लिख रहे हो, तो फिर आर अपना अर्थ दे रहा है। तो इस तरह से आपने यह देखा इस वीडियो में कि जो हेल्पिंग वर्ब है इज से लेकर के 24 तक वो किस तरह से अपना अर्थ देता है और किस सेंस में वो अर्थहीन हो जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ यह चैप्टर यही समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप नई जानकारी प्राप्त करेंगे, मैं उसे दिखाता हूँ। वो यह है कि डू डज डीड का टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्यों कैसे प्रयोग होता है।